तो आप सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत है सक्षम मुर्गा सोसाइटी की एक और सेशन में। और इस सेशन में जैसा कि आपको बताया गया, हम जानेंगे इनकम टैक्स रिलेटेड के बारे में, और जिसके बारे में मुझे भी थोड़ा कम पता है, जैसे कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। और होप आज हम अच्छे से उसके सभी डिटेल और कड़ियों को जानेंगे। सो फॉर दिस सेशन वी हैव विथ अस सीए बलदेव राज सर। सो फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ today's distinguished speaker, I'd like to invite Sanju Saini. Over to you, Sanju. Good evening, everyone. My name is Sanju Saini, and it is my pleasure to introduce our esteemed speaker for today's class, CA Baldev Raj. Mr. Baldev Raj is a chartered accountant, practiced with direct tax as core area from 3 decades in the name of Baldev Raj and Company Chartered Accountants. He has vast experience handling direct tax issue of domestic and international clients. He has actively involved with Institute of Chartered Accountants of India ICAI and has served on various committees including the Fiscal Law Committee, Direct Tax Law Committee, and Committee on International Taxation. He has also delivered lecture and presented paper at prestigious forums such as NIRC of ICAI and CIRC of ICAI and various study circle of NIRC as well as other professional forums such as Bar Association and NGOs. Furthermore, he has served as a president of Bharatiya Vittya Salakar Samiti Society VVSS in 2015 and 2016. He has also the author of VVSS publication on TDS and FNQs on income tax provisions post COVID-19. Please join me in welcoming CA Baldev Raj to share his wealth of knowledge and insight with us. Sir, over to you. धन्यवाद संजू for introducing me and praising my word of wisdom. आज का टॉपिक जो मुझे दिया गया है उसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ हम एक इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। आई थिंक अभी यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। आप देख पा रहे होंगे कि जो टॉपिक असाइन हुआ है आज, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। इनकम टैक्स के बारे में बहुत लोग, बहुत सी चर्चा होती है, बहुत लेवल पे बातचीत कर पाते हैं हम लोग, किसी बड़े फोरम पे हम डिस्कशन भी करते हैं। आज मुझे ये सौभाग्य मिला है आप बच्चों के साथ बात करने का, और मैं धन्यवाद देता हूँ ज्योति कालरा जी को और आप उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने आज मुझे इस सक्षम रोजगार सोसाइटी के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं बच्चों के साथ कुछ अपनी बात कह पाऊं इस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक अगर समझना है तो रिटर्न के बारे में बात कर रहे थे हम। तो रिटर्न के बारे में बात अगर हम करते हैं तो उससे पहले कुछ बेसिक चीजें समझना जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, समझ में आती हैं, जिसको रिटर्न को समझने से पहले हमें समझनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे लगता है जो नाम से ही आता है कि इनकम टैक्स। क्या है इनकम टैक्स? आम भाषा में अगर हम समझते हैं उसको तो टैक्स ऑन इनकम की बात करते हैं। तो इसका मतलब दो चीजें होनी चाहिए, एक इनकम होगी और फिर वो टैक्स होना चाहिए। टैक्स क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, इनकम कैसे होगी, कितनी इनकम होनी चाहिए, कैसे इनकम कंप्यूट होनी चाहिए, कैसे फॉर्म में भरी जाएगी, ये सारी चीजें इससे समझने के लिए तो इनकम टैक्स से रिलेटेड दो पार्ट समझने जरूरी है। पहला इनकम और दूसरा टैक्स। इसको समझेंगे हम आज डिस्कशन में कि इनकम क्या है और उस पर टैक्स क्या है, वो टैक्स कैसे बनता है, इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं हम, कैसे और को वर्कआउट करते हैं और उसको कैसे फिल करते हैं और कब और कैसे करना चाहिए। उससे पहले एक और बात जानना चाहेंगे कि इस टैक्स की जरूरत क्या है। अभी लगता है आपको टैक्स क्यों चाहिए, हमें किसको चाहिए ये टैक्स और क्यों लगाया जाता है ये टैक्स? इनकम टैक्स लगाया गया है गवर्नमेंट को चलाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। अब गवर्नमेंट को रिसोर्सेज चाहिए तो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसका एक मोड कलेक्शन का है टैक्सेस।
अब ये टैक्सेस भी कई प्रकार के हैं, हमारे देश में भी हैं और अदरवाइज भी हैं। ये टैक्स दो तरह से पॉपुलर नो समझने में आते हैं कि एक डायरेक्ट टैक्स की भाषा में, एक इनडायरेक्ट भाषा की टैक्सेस। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्टली एक पर्सन से कलेक्ट किया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स है। जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचता है, टैक्स जो दे रहा है उसको उसका बेनिफिट जो उससे रिलेटेड नहीं है फिर भी टैक्स दे रहा है। तो आज उसका टॉपिक नहीं है, हम डिस्कस नहीं कर रहे। कभी फिर चर्चा का विषय होगा तो बात करेंगे। अब डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा जो आज टॉपिक है हमारा वो इनकम टैक्स का मैटर है। सबसे बड़ा डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है। आज हम उसको समझेंगे। ये टैक्स आता कहाँ से, किसको मिलता है ये टैक्स? अभी हमने बात की स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, गवर्नमेंट के पास जाता कैसे है? ये पैसा कलेक्ट करता है कौन है और उसको यूज कैसे होता है? ये बैकग्राउंड जस्ट आइडिया है कि आपको जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको ये भी रहता है कि ये देश के कहाँ काम आ रहा है। हमें रिटर्न ठीक भरनी चाहिए, भरवानी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि वो काम आ रहा है पैसा, सरकार उसको यूटिलाइज कर रही है हमारे वेलफेयर के लिए। इसमें दो जगह है, स्टेट को पैसा मिलेगा या सेंट्रल को मिलेगा। एक्ट ये है सेंट्रल का, सेंट्रल एक्ट के अंदर ये पैसा कलेक्ट होता है। क्या ये दोनों को मिलता है, एक को मिलता है? अब लगता कैसे है, लगाने का अधिकार किसको है? इनकम टैक्स लगाने का अधिकार भी तो कहीं से आना चाहिए। वो अधिकार किसने दिया उनको? इनकम टैक्स लगाने का अधिकार भी तो है, तभी तो लगा पाएगा कोई। तो अधिकार मिला सेंट्रल एक्ट के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया, जिसमें राइट दिया हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो टैक्स लगा सकती है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन दी कि वो एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगा सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता। इसीलिए अब जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो एग्रीकल्चर की इनकम पे टैक्स नहीं भरते। वो किसी पर्पस के लिए ऐड करते हैं बट इनकम पे नहीं, उस पर टैक्स नहीं करते। फिर एक और राइट दिया सेंट्रल टैक्स के अंडर ही, वैल्यू ऑफ असेट। अब एक इनकम का होता है, एक असेट है। असेट है कोई, मैंने उसको असेट को यूज करा या उसके ऊपर बेचा खरीदा, तो उसमें जो इनकम होती है उसका टैक्स भी राइट जो दिया सेंट्रल को दिया। लेकिन इसमें फिर एक बात छोड़ दी कि जो एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एसेट्स हैं, उसको टैक्स नहीं करेगा सेंट्रल। और स्टेट के पास राइट दिया कि जो बच गया एग्रीकल्चर इनकम है वो सारी टैक्स जो लगाएगी। राइट दिया उसको। हेलो। ये स्टेट को जो राइट दिया एग्रीकल्चर इनकम पे और उसकी असेट का राइट स्टेट को दिया गया। ये प्रोडरली समझने के लिए था कि स्टेट को और वो उसको कैसे करते हैं। अब ये टैक्स जो आता है कलेक्ट होता है, सेंट्रल कलेक्ट करती है और स्टेट और सेंट्रल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या ये सारा टैक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? ये आज का विषय नहीं है, थोड़ा समझने के लिए। ये टैक्स बढ़ता है, इसमें एक सरचार्ज होता है इनकम टैक्स में, वो समझेंगे सरचार्ज क्या है। और जो कंपनियों पर टैक्स लगता है वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो सिर्फ सेंट्रल को गवर्नमेंट के पास रहता है। इसके अलावा एक सेस लगता है, जो लेस सेस की बात भी करेंगे। टैक्स, सरचार्ज और सेस, तीन पार्ट होते हैं जो टैक्स कलेक्शन में आते हैं। और सेस भी ऐसे ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स भी है। वो डिवाइड होता है स्टेट और सेंट्रल के अंडर। वो किस रेशियो में होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया हुआ है। कमेटी बनती है, फाइनेंस कमेटी, कमीशन है, वो सजेशन देती है और उसका आपस में स्टेट में डिवीजन वगैरह होता है। ये तो है बैकग्राउंड जिसके साथ हम शुरू हुए, कि ये हमारी रिटर्न से पहले समझने के लिए बेसिक बैकग्राउंड के था। अब समझते हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स के अंदर सबसे बड़ा कंसेप्ट जो है जानने के लिए होता है एसएससी। एसएससी का मतलब होता है जो इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करता है, जो टैक्स देता है। वो है तो पर्सन, लेकिन उसको इनकम टैक्स में भाषा में क्या जानते हैं, उसका जो नाम प्रोनाउंस करना है, हम उसको एसएससी कहते हैं। इनकम टैक्स में जो है एसएससी कहलाता है जो रिटर्न फाइल करता है। अब वो डेफिनेशन एक्ट में दी गई है कि उसमें बताया गया है कि पर्सन, अब पर्सन जो टैक्स देता है उसको एसएससी कहते हैं। अब फिर क्वेश्चन आता है पर्सन कौन होता है? अगर एसएससी है, इनकम टैक्स में एसएससी है और वो पर्सन है, तो पर्सन कौन हुआ? तो पर्सन की बात करते हैं तो एक लिस्ट है, एक्ट के अंदर ही दी गई है, लिस्ट है कि किन लोगों को हम पर्सन मानते हैं। पर्सन को समझना इसलिए है
जो ये पर्सन की कैटेगरी में आएगा उसको रिटर्न फाइल करनी। जो पर्सन की कैटेगरी कौन सी में फॉल करता है ये हमें समझना है जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जब बना रहे हैं। तो पहला कैटेगरी है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का होता है पर्सन, जैसे आप और मैं हैं। आप, मैं, ये सब इंडिविजुअल हैं। हम आपस में पर्सन्स हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको पर्सन इंडिविजुअल कहा गया है। इसके बाद एक नया पर्सन की डेफिनेशन में नया एक आयाम है, वो है एचयूएफ का। एचयूएफ का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदुओं के लिए एक एंटिटी अलग इनकम टैक्स ने मानी है। वैसे कोई एंटिटी नहीं है, आप डिफरेंस में नजर नहीं आती आप, लेकिन इनकम टैक्स इसको अलग मानता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की वो अलग एंटिटी है, वो अलग पर्सन है। वो अलग अपनी रिटर्न फाइल करेगा, अपनी इनकम अलग से बनाएगा। इसका मतलब इनकम टैक्स क्या है, इंडिविजुअल है तो मियाँ बीवी भी अलग है। जैसे वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सभी अलग अलग माने जाएंगे। तो ये सभी के सभी इंडिविजुअल माने जाते हैं। इन सबको मिला के जब परिवार इकट्ठा हो जाता है, जो हिंदुओं का परिवार है, हिंदू कल्चर के हिसाब से है, तो उन परिवार की जो एचयूएफ की अलग से इनकम है, मतलब वो इंडिविजुअल की नहीं है, एक अलग से इंडिविजुअल है। एचयूएफ का वो अलग से एक एंटिटी मानी जाती है, वो अलग से माना जाएगा। इसके बाद आता है इंडिविजुअल की लिस्ट में, इंडिविजुअल आने के बाद एचयूएफ, उसके बाद कंपनी। कंपनी के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, बहुत पॉपुलर है। कंपनियां होती हैं, कंपनी इंडियन भी हो सकती है, फॉरेन भी हो सकती है। इन कंपनी है, कंपनी मीन्स जो रजिस्टर्ड है, लीगल एंटिटी है, वो कंपनी है। फिर आता है एक फर्म होती है। फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म की बात कर, जो दो से ज्यादा लोग मिलके काम इकट्ठा करना पसंद करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो फर्म बनाते हैं। अब फर्म में भी दो तरह की कैटेगरी है। जो फर्म नॉर्मल फर्म बनती है, एक फर्म जो एलएलपी की भाषा में बनाते हैं, लीगली बनाते हैं। दोनों ही फर्म्स हैं, उनकी कैटेगरी एक ही है। अब कैटेगरी में चार हमने समझी, इंडिविजुअल, एचयूएफ की, कंपनी और एक फर्म, ये चार हो गई। फिर पांचवी है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब कुछ लोग मिलके कुछ काम करना चाहते हैं, या कुछ बॉडीज मिलके, ये ऊपर वाली एंटिटी मिलके कुछ काम करती है। मान लो इंडिविजुअल है, 5-10 इंडिविजुअल मिलके कहते हैं हम कुछ काम करना चाहते हैं। बिजनेस नहीं है, जरूरी नहीं बिजनेस है तो पार्टनरशिप कर सकते हैं। जब वो मिलके काम करते हैं तो उनको एसोसिएशन पर्सन कहते हैं। या कंपनीज और फॉर्म और इंडिविजुअल सब मिलजुल के करते हैं तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात भी हो सकती है। जब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बनी, वो मिलके कुछ काम कर रहे हैं। फिर लोकल अथॉरिटीज कोई हो सकती हैं, जैसे लोकल अथॉरिटीज हैं हमारी, एमसीडीज हैं, ये भी एंटिटी हो सकती हैं। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डीडीए है, ये लोकल अथॉरिटी है, ये भी आती है। और इसके बाद है ये एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये लीगली बनाया गया कोई पर्सन की डेफिनेशन में आ सकता है। ये कैटेगरी ब्रॉडरली है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सभी एंटिटियां ही एसएससी कहलाती हैं। इन सब की ही रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं। इस कैटेगरी के अलावा कोई नहीं रिटर्न बनेगी। जब भी हम रिटर्न बनाएंगे तो हमें ये बताना पड़ता है कि एसएससी कौन है। एसएससी कौन है मीन्स वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एओपी है, बीओआई है, लोकल अथॉरिटी है, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। तो ये हमें उस फॉर्म की जब रिटर्न जब बनाएंगे तो हमें ये पर्सन बताना होता है कि कौन पर्सन है। अब पहला हमने समझा एसएससी है, फिर वो पर्सन है। अब पर्सन हो गया तो वो करना क्या है, कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली हमें तो इनकम की बात करनी है ना, इनकम और टैक्स जो बात करी थी हमने। अब चलते हैं इनकम की बात। इनकम कितनी तरह की इनकम हो सकती है, हम लोग बहुत जानते हैं इनकम का मतलब क्या होता है। जो मैंने कमाया, जो मैंने कमाया वो इनकम है। अब इनकम टैक्स की भाषा में कमाई का मतलब क्या है ये समझना है। वो कैटेगरीज बनाई गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, कि वो किस तरह की इनकम हो सकती है, उसकी कैटेगरी बनाई गई है। वो 5 कैटेगरीज में पूरी इनकम को बांटा गया है इनकम टैक्स की। जब हम रिटर्न बनाएंगे तो हम 5 कैटेगरी ही मिलेंगी हमें, जिसमें हमें रिटर्न फिल करनी है। पहली कैटेगरी आती है सैलरी की। सैलरीज बोलते हैं, सैलरी का मतलब है जहां एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप, वो चाहे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप फॉर्मर है या प्रेजेंट है, दोनों के लिए एप्लीकेबल। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयज को पैसा मिलता है, उसको जो भी मिलता है, सैलरी के भाषा में, अलाउंसेस की भाषा में, कोई बेनिफिट के भाषा में, कुछ भी मिलता हो, वो टैक्स होता है सैलरी में। मान लो एम्प्लॉय आज है, कल रिटायर हो गया, तो उसको पेंशन मिली, तो भी फॉर्मर एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर से जो मिल रहा है वो भी सैलरी है, वो उसको सैलरी में ही फॉल करेगा। ठीक है, पहले सैलरी है मींस एम्प्लॉयर से मिलना है। इस साल
एम्प्लॉयर है या नहीं, फॉर्मर एम्प्लॉय है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, तब काम सैलरी के अंदर फॉल करेगा। उसके बाद दूसरी कैटेगरी इनकम टैक्स में बनाई गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहला सैलरी, दूसरा बनाया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम सर हाउस मैं प्रॉपर्टी का मतलब है जब प्रॉपर्टी कोई किराए पे दी गई, वो प्रॉपर्टी हाउस से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाउस का मतलब ये नहीं है रेजिडेंशियल हाउस की तो बात करते हैं। हेलो प्रॉपर्टी का सर। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। जब हमें इनकम, एसएससी को इनकम आ रही है, इन पर्सन को इनकम आती है ऐसे सोर्स से जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किराए पे है, तो उसका सोर्स जो किराया है, तो वो इनकम जो आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी होगी। कई बार क्वेश्चन रेंट वाला जो इकट्ठे हैं, तो ये बिजनेस भी हो सकता है, टर्न रेंट प्रॉपर्टी भी हो सकता है। वो आपको एक बार चेक करना पड़ता है कि रेंटल इनकम जो है वो बिजनेस की शेप में नहीं थी, जैसे कंपनियां रियल एस्टेट की हैं, वो कोई किराए पे चढ़ाती है तो उनको बिजनेस इनकम कहलाता है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है। थर्ड कैटेगरी दी गई इनकम टैक्स के अंदर, पहली सैलरी दी गई, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। सेकंड बताया गया हाउस प्रॉपर्टी इनकम, मीन जो प्रॉपर्टी किराए पे है। थर्ड है बिजनेस और प्रोफेशन। आप कोई भी एंटिटी है, जो हमने अभी कैटेगरी के लिए इंडिविजुअल, जितने भी पर्सन है, उन कोई भी बिजनेस कर रहा हो या प्रोफेशन कर रहा हो। बिजनेस हम सभी समझते हैं, प्रोफेशन हम समझते हैं। जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद काम करता है वो प्रोफेशनल है। जैसे एक लॉयर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, या आर्टिस्ट है, या प्लेयर है। ये सब प्रोफेशनल्स हैं। ये इनकी इनकम भी एक ही हेड में आती है, चाहे बिजनेस हो या प्रोफेशन। कैटेगरी एक ही है। बिजनेस तो नॉर्मल हम समझते ही हैं, एक छोटा सा दुकानदार भी है, एक छोटी सी बिजनेस एंटिटी जो मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकती है, तो एक ऐसा भी है जो फैक्ट्री लगा सकते हैं, फैक्ट्री वाला भी ट्रेडिंग भी कर सकता है, वो सब बिजनेस में फॉल करता है। उसकी जब इनकम बनाएंगे तो बिजनेस इनकम में फॉल करेगी। नेक्स्ट कैटेगरी आई कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन का मतलब है आपने कोई असेट बेची, कोई भी एसेट जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में इनकम टैक्स के हिसाब से आता है। जैसे घर बेचा, ज्वेलरी बेची, आपने कोई गाड़ी बेची, तो ये जब बेचते हैं तो इसमें कुछ प्रॉफिट होता है हुआ। मान लीजिए आपने 100 रुपए की चीज ली थी, कोई चीज, आप 100 रुपए के बदले 150 में बेच दी, तो 50 रुपए आपका वो जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल गेन हो गया। उसको कंप्यूट कैसे करना है वो अलग बात है। पहले ही समझना है कैपिटल गेन में क्या आता है। कैपिटल गेन में ये आता है जब असेट हम बेचेंगे तो उस पर जो प्रॉफिट आएगा, तो वो कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा। तो पर्सन हमने समझ लिया, और चार कैटेगरी ये होगी। और पांचवी कैटेगरी है अदर सोर्स का। अदर मीन जो चारों में नहीं फॉल करता, वो अदर्थ में जो रेजिडुअल है, मीन बचा हुआ, जो इन चारों में नहीं आएगा, पांचवे में आएगा। अब पांचवे में नॉर्मली क्या आता है, जैसे आपने बैंक में एफडीआर सुनी होगी, सब लोगों की एफडीआर होती है, उसमें ब्याज आता है। उसका सेविंग अकाउंट होता है, उस पर ब्याज आता है। लोगों के पास शेयर्स हैं, उस पर डिविडेंड आता है। तो ये सारी कैटेगरी अदर सोर्स में आती है। अब आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को पेंशन आती है, गवर्नमेंट पेंशन देती रहती है, ओल्ड एज वालों को देती है, लेडीज को देती है, या ओल्ड लोग हैं जिनकी फैमिली पेंशन आती है, वो आपकी उनके बाद उनके परिवार को मिलती है। अब वो एम्प्लॉयर से नहीं मिल रही, वो पेंशन है। तो जो पेंशन है वो किसी कैटेगरी में नहीं आती, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। ये ध्यान रखना है। ये पांच कैटेगरी हैं जिसमें इनकम फॉल करेगी। पहले हमने समझा कौन से लोग हैं जिनकी रिटर्न फाइल होनी है, फिर हम कौन सी इनकम है और किस कैटेगरी में आ रही है, ये अब हमने समझा। आगे चलते हैं। अब ये आता है, ये हमने समझ लिया इनकम होनी है। अब नया क्वेश्चन आता है अगला, किस साल में टैक्स होगा, कौन सी इनकम किस साल में टैक्स होगी। ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन समझ में आता है कि ऐसा भी क्या उसे हो सकता है, कौन सी इनकम किस साल में टैक्स होगी। नॉर्मली क्या आता है, जिस साल की इनकम उसी साल टैक्स होनी चाहिए। बात तो ठीक है, होनी भी चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स में कंसेप्ट डिफरेंट है। वहाँ दो कंसेप्ट हैं, एक वर्ड आता है प्रीवियस ईयर, और एक आता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो है कि जो फाइनेंशियल ईयर में आए, जो फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो साल आता है, वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। कैलेंडर ईयर में समय में आता है जनवरी से लेके दिसंबर तक, उसको कैलेंडर ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से लेके मार्च तक जो चलता है, उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं।
फाइनेंशियल ईयर से पीछे का साल, इमीडिएट प्रोसीडिंग, पिछले साल, ये प्रीवियस ईयर कहलाता है। जब इनकम प्रीवियस ईयर की है, उसकी इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स होती है। उसको एग्जांपल से समझेंगे। अब प्रीवियस ईयर पूरा साल भी हो सकता है, पार्ट ऑफ द ईयर भी हो सकता है। पार्ट ऑफ द ईयर कैसे हो सकता है? बिजनेसमैन के लिए, जब बिजनेसमैन ने बिजनेस ही शुरू किया हो, पार्ट ऑफ द ईयर किया होगा, तो उसका प्रीवियस ईयर पार्ट ही होगा, फुल कैसे हो सकता है? पूरा साल तो हो नहीं सकता। मान लिया किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया अक्टूबर में, तो उसका अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने का बिजनेस है, तो उसका प्रीवियस ईयर पीरियड 6 महीने का होगा। किसी ने जनवरी से किया तो उसका 3 महीने होगा, किसी ने सितंबर से किया तो उसका 7 महीने होगा। इस तरह ये फर्क आ सकता है। ये सिर्फ बिजनेस के लिए आएगा, बाकियों के लिए नहीं आता। बाकियों के लिए तो पूरा साल ही रहता है। इनकम कम ज्यादा हो सकती है। अभी हमने बात करी थी असेसमेंट ईयर की। हाँ, 12 महीने कहलाता है। 1 अप्रैल से लेके जो 12 महीने कहलाएगा, वो आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा। वो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? अब हमने अभी ऊपर पढ़ा प्रीवियस ईयर की बात। जो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से पहले वाला, अब उसको एग्जांपल से समझते हैं। आज की डेट में क्या है? अब आज की डेट में हमें रिटर्न बनानी है, तो कौन से साल की रिटर्न बनेगी? अभी रिटर्न बनानी है हमने प्रीवियस, पिछले साल, जो साल खत्म हो गया। कौन सा साल खत्म हो गया? 23-24। फाइनेंशियल ईयर 23-24, 1 अप्रैल 23 से लेके मार्च 2000, 31 मार्च 2024 तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इस साल में जो कमाया, जो भी इनकम हुई, किसी भी हेड में हुई, किसी भी पर्सन को हुई, किसी भी पर्सन को किसी भी हेड से इनकम आई, तो उसको रिटर्न फाइल करनी है। कौन से साल में? वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। अब वो असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर है 24-25। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा 24-25। अब ये फर्क याद समझना है हमने, बहुत जरूरी है। जिस साल की इनकम है वो है प्रीवियस ईयर की, टैक्स किस साल में हो रही है? असेसमेंट ईयर। तो जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें वो पूछता है असेसमेंट ईयर, तो हमने असेसमेंट ईयर बताना है, ये ध्यान रखना है। और प्रीवियस ईयर का ये ध्यान रखना है, उस साल की इनकम है। इनकम है 23-24 की, और रिटर्न फाइल कर रहे हैं हम असेसमेंट ईयर 24-25। ये बहुत ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। तो कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा साल की इनकम है। इनकम 23-24 की, 24 की है, लेकिन जब रिटर्न में फाइल करते हैं तो असेसमेंट ईयर आता है, उसको हम 24-25 कहेंगे। एक और कंसेप्ट आता है। अब हमने समझा पहले एसएससी कौन है, पर्सन कौन है, किसको फाइल करना है, कौन सी इनकम पे फाइल करना है, किस साल का करना है इनकम, और किस साल को असेसमेंट ईयर माना जाएगा। ये बेसिक चीज हो गई। इसके बाद एक बेसिक कंसेप्ट और आता है, जो इनकम टैक्स को रिटर्न को बनाने के लिए वो पूछता भी है, क्वेश्चन आता है उसके अंदर। एक आता है रेजिडेंट कौन है, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। पर्सन पता लग गया, इनकम पता लग गई। अब रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? मींस रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कंफ्यूजन एक और होता है। क्या रेजिडेंट सिटीजनशिप से कोई लेना देना है? सिटीजनशिप सिटीजनशिप अलग चीज है, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग चीज है। उन दोनों का आपस में कोई मिलान नहीं। रेजिडेंट स्टेटस है तो रेजिडेंट भी हो सकता है। मान लीजिए मैं इंडियन हूँ, तो मेरा रेजिडेंट स्टेटस इंडियन में, इनकम इनकम टैक्स के हिसाब से रेजिडेंट हो सकता हूँ। मैं नॉन रेजिडेंट भी हो सकता हूँ। और फॉरेनर जो है इंडिया में आता है तो वो रेजिडेंट हो सकता है, और नॉन रेजिडेंट तो है ही है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेजिडेंट का सिटीजनशिप से लेना देना कोई नहीं। तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि सिटीजनशिप देख के, तो अगर मान लो किसी की रिटर्न बना रहे तो इंडियन है तो वो रेजिडेंट ही होगा, ऐसा मान के नहीं चलना है। तो उसको कैटेगरी है, समझना है कैसे बनता है। तो एक्ट के अंदर दिया गया रेजिडेंट कौन है, रेजिडेंट इन इंडिया मानना है इनकम टैक्स के हिसाब से। उसके लिए दो तरह के रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब जो हमने अभी पर्सन की कैटेगरी देखी थी, जितने भी पर्सन है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल में अलग हो सकता है। हर साल आपको देखना है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। उसका पैरामीटर भी अलग है। जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसका पैरामीटर है उसकी फिजिकल प्रेजेंस। उसकी फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में कितने टाइम रही, उससे वो डिसाइड होता है कि वो आपका रेजिडेंट इंडिया है या नहीं। अगर उसकी प्रेजेंस नहीं है तो वो रेजिडेंट नहीं रहेगा। और कितना रहेगा, कैसे रहेगा, वो हमें पढ़ना है, वो डिटेल में अलग पर रहेगा। लेकिन ये समझना है, रेजिडेंस इंडिविजुअल के केस में उसकी फिजिकल प्रेजेंस के हिसाब से डिटरमिन होता है। ये ध्यान रखना है। और फिर आता है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट है इन इंडिया, वो देखना है हमने।
तो रेजिडेंट स्टेटस देखना है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, सारी कैटेगरी का पर्सन, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। वो हमें समझना है, जब रिटर्न फाइल करें पहले हमें वो चेक करना है। इंडिविजुअल के में फिजिकल प्रेजेंस है, एचयूएफ के केस में उसके कर्ता का स्टेटस क्या है वो देखना होता है, फर्म के केस में उसके पार्टनर्स का स्टेटस क्या है वो देखना है, और उसका मैनेजमेंट कंट्रोल कहाँ से हो रहा है वो देखना है। कंपनी के केस में भी ऐसा ही है। कंपनी के केस में जो कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में, इंडियन कंपनी तो रेजिडेंट है ही है, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके काम करती है तो उसका काम भी हमें देखना है कि अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, जैसे कुछ लोग बैठ के यहाँ से इंडियन फॉरेन में कंपनी बना के काम करते हैं और वो सारा कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से कर रहे हैं, तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडियन कंपनी बन जाता है एक्ट के हिसाब से। तो रिटर्न जब बननी है तो वो भी ध्यान रखना है। पहला हमने समझ लिया रेजिडेंट स्टेटस। अब क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट रेजिडेंट स्टेटस के हिसाब से ही टैक्स करता है, ये ध्यान रखना है। स्टेटस रेजिडेंट कौन सा है, कौन सी इनकम टैक्स इंडिया में होगी उसकी, ये ध्यान रखने के लिए तीन तरह की कैटेगरीज बनाई गई हैं जो मानती हैं। जो इनकम हमने कैटेगरी हमने साथ देख ली, इनकम अगर उसको इंडिया में रिसीव हो जाती है या ये मान लिया जाता है उसको इंडिया में मिल गई, तो वो तीनों रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट सभी को टैक्स देना पड़ता है। या इनकम ऐसी है जो अक्रू हो गई हो, या मान लिया गया, मान जैसे मान लीजिए सैलरी है, सैलरी मेरी मार्च में ड्यू हो गई, मेरी मार्च में अक्रू हो गई लेकिन मुझे मिली नहीं, तो भी मेरी इस साल में टैक्स हो जाएगी। ऐसे ही किराया है, किराया मेरा मार्च में ड्यू हो गया, मार्च का किराया नहीं मिला मेरे को, मार्च मार्च का किराया मेरे को अप्रैल में मिला मान लीजिए, या मार्च का किराया एडवांस में मिल गया, तो जिस साल में मिला उससे फर्क नहीं, जिस साल का है उस साल में टैक्स होना है, उसको ये ध्यान रखना। तो पहली कैटेगरी है जिस साल मिला इंडिया में, क्या अक्रू हो गया वो है। फिर ऐसा भी हो सकता है इनकम बाहर अक्रू हुई हो, इंडिया में नहीं हुई हो, तो जो बाहर इनकम है वो इंडिया में जो रेजिडेंट है उसको टैक्स करना है, जो नॉन रेजिडेंट है उसको टैक्स नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ये रहता है। अब हमें ये ध्यान रखना है, जो इंडिया में रेजिडेंट हो गया एज पर एक्ट, उसकी सारी दुनिया में जो भी कमाया उसने टैक्स देना है। जो बाहर वाला इंडिया में आता है, जो इंडिया में कमाया वही देगा, बाहर टैक्स का नहीं देगा, या इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। ये ब्रॉडरली समझा हमने कि एक रेजिडेंट स्टेटस के हिसाब से उसको टैक्स करना है, ये ध्यान रखना है। जब रिटर्न बनाते हुए ये भी ध्यान रखना होता है रेजिडेंट स्टेटस क्या है, तो रेजिडेंट स्टेटस ठीक से भरें, नहीं तो रिटर्न गड़बड़ हो जाती है क्योंकि उसके टैक्सेबिलिटी का इशू आ जाता है। उस टैक्सेबिलिटी इशू को हमने समझना है। अब नया विषय आता है, हमने समझा कि जो पर्सन था, एसएससी था, पर्सन था, इनकम था, कौन सी इनकम है। अब उसको इनकम का कंप्यूट कैसे करें, इनकम को बनाना कैसे। अब नए हेड हमने समझ लिए पांच तरह के हेड समझे हमने। सैलरी था, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, ये पांच हेड हो गए। पांच तरह की इनकम, इसके दो कंसेप्ट आते हैं कंप्यूट करने के लिए, नेट इनकम और ग्रॉस इनकम। नेट इनकम का पार्ट है, इनकम जो है मेरी नेट पे टैक्स होती है ग्रॉस पे नहीं होती। ग्रॉस और नेट का मतलब क्या है वो एक एग्जांपल से समझेंगे। नेट इनकम जब आ जाएगी, सारी नेट इनकम, पांचों हेड की इनकम नेट लेने के बाद उसका जो टोटल आता है उसको ग्रॉस टोटल कहते हैं। ये रिटर्न में भी ऐसे ही है, आप रिटर्न में फॉर्म पढ़ेंगे तो ऐसे मिलेगा। पांच हेड के अंदर इनकम भरेंगे, उसका टोटल ग्रॉस इनकम हो जाती है। तो नेट इनकम, ग्रॉस इनकम, दो कंसेप्ट हुए। नेट इनकम को कैसे पढ़ना है, तो हम समझते हैं जैसे मान लो सैलरी है, सैलरी की पूरी टैक्स होगी, ग्रॉस क्या है, सैलरी उसको पूरी मिली, तो उसमें मान लो कोई खर्च अलाउ हो जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ हो जाती है उसको, या कोई इनकम उसका अलाउंस एग्जाम्प्ट हो जाता है, तो वो नेट इनकम हो गई। जैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, उसमें से भी कोई डिडक्शन मिल गई, उसको जो नेट आई उसको नेट इनकम बोलेंगे। हम्म। फिर एक नया कंसेप्ट आता है, ये सारे हेड्स की टोटल जोड़ने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम आती है। फिर उसके अंदर से कोई डिडक्शन मिलती है, जो डिडक्शन मिल जाती है उसको बाद जो इनकम बनती है उसको हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं, जिसपे प्योरली टैक्स लगना है। तो चार तीन कंसेप्ट हो गए। नेट इनकम, नेट इनकम अंडर द हेड, पांच हेड है, पांचों हेड के अंदर नेट इनकम क्या है। किसी बिजनेस में जैसे लॉस भी हो सकता है, तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेट इनकम टोटल करके वो आ जाएगा। उन सब का टोटल ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। उसमें से जो कुछ डिडक्शन मिलेंगी उसके बाद टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। इसको समझते हैं आगे और डिटेल से, आगे समझेंगे, हेड वाइज समझाएंगे, आप बात करेंगे इसको डिटेल में फिर। अब इनकम भी दो तरह की है
इनकम को दो कैटेगरी में बनाया गया अगर एक्ट में देखते हैं। एक इनकम वो है जो एग्जेम्प्ट है, एक इनकम वो है जो टैक्सेबल है। अब एग्जेम्प्ट इनकम भी पता होनी चाहिए और टैक्सेबल इनकम भी पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि रिटर्न में हमने दोनों भरनी है, ये नहीं कि टैक्सेबल इनकम को ही भरना है। एग्जेम्प्ट इनकम को भी रिटर्न का पार्ट है, उसको भी भर के बताना होता है नेट एग्जेम्प्ट इनकम कितनी है। हमारे पास दो पार्ट हो गए, एग्जेम्प्ट इनकम, टैक्सेबल इनकम। आगे चलते हैं। हम्म, अभी हमने बात कर दी नेट इनकम की। नेट इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा? नेट इनकम निकालने की कुछ डिडक्शन होंगी, तभी तो बात नेट और ग्रॉस की आ रही है। पूरा ग्रॉस इनकम है, उसमें से कुछ घटाएंगे तो नेट आ जाएगा। वो ग्रॉस क्या है और नेट क्या है, हेड वाइज समझने की कोशिश करनी है। हमने 5 हेड समझे, पांचों की बात करेंगे धीरे धीरे। पहला काम है सैलरी का। सैलरी है आपकी। सैलरी में क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, सभी लोग जानते हैं, सुना भी होगा। जब सैलरी वालों को और कुछ मिलता नहीं है, बहुत डिडक्शन नहीं मिलती, एक ही डिडक्शन मिलती है, बहुत स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो ग्रॉस अमाउंट हुआ, मान लीजिए उसको 1 लाख रुपए मिला, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन घट गई तो नेट इनकम हो गई। तो ग्रॉस इनकम और नेट इनकम का कंसेप्ट ऐसे समझेंगे। फिर जो रेंट की बात करते हैं, तो रेंट है जो रेंट आया उसको, उसमें से जो हाउस टैक्स उसको पे करता है उस मकान का या उस ऑफिस का, उसमें से हाउस टैक्स कम कर देते हैं। कुछ 30% उसका और कम हो जाता है, और ब्याज दिया है लोन पे तो वो कम हो जाता है। तो रेंट जो ग्रॉस हुआ, मान लीजिए एक रेंट आ रहा है उसको 1 लाख रुपए महीना आ रहा है, तो 12 लाख रुपए साल का किराया आया। उसमें से हमने हाउस टैक्स कम कर दिया, 30% कम कर दिया, ब्याज कम कर दिया, फिर उसके बाद जो नेट पैसा आया वो इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स हुई। फिर ऐसे ही बिजनेस में आया, जितने बिजनेस में हमें सेल होती है, रसीट्स होती है प्रोफेशनल्स की, उसके अगेंस्ट बहुत सारे खर्चे हैं। जो खर्चा ऑफिस चलाने के लिए, बिजनेस करने के लिए लगता है, वो सारा अलाउ हो जाता है। बिजनेस खर्चा अलाउ हो गया आपका, वो खर्चा हमें मिल जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो नेट इनकम मिलेगी, उसको हम नेट इनकम कहेंगे। उसमें से वो कम कर लेंगे। इसके बाद है कैपिटल गेन की बात हमने करी थी। कैपिटल गेन में जो कैपिटल आया, तो जब हमने कोई चीज खरीदी या बेची, तो उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, वो नेट हो जाती है, और उसके बाद उसने नया मकान खरीद लिया तो वो भी कम हो जाएगा, या उसने बॉन्ड ले लिए तो भी कम हो जाएगा। इस तरह का प्रावधान है कैपिटल गेन को कैलकुलेट। जब आप रिटर्न भरेंगे वो सब पूछता है एक एक करके, आपका सेल कंसिडरेशन कितना है, मीन्स आपने कितने का बेचा है, फिर उसको खरीदा कितने में था आपने, फिर उसमें कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट क्या है, ये चीज आप उसको कैपिटल गेन में दिखाते हैं। फिर अदर सोर्स में भी आता है, ऐसे कुछ खर्चे कम मिलते हैं। जैसे अभी बात करी थी हमने फैमिली पेंशन की। पेंशन जो एम्प्लॉयर की वजह से नहीं मिलती, एम्प्लॉयर के से उसकी फैमिली को मिलती है, तो वो होती है फैमिली में, अदर सोर्स में आती है, उसमें भी स्टैंडर्ड एक्शन मिलती है। ये अब हमने समझा, सब कंसेप्ट था ग्रॉस इनकम और नेट इनकम का। नेट इनकम में करने के खर्चे होने के बाद ये सारी जो जुड़ गई नेट इनकम, उसके बाद हमारी बनी ग्रॉस टोटल इनकम। और उसके बाद हमने बात करी थी कि ग्रॉस टोटल इनकम में टैक्सेबल इनकम तक जाने के लिए कुछ आपको डिडक्शंस मिलती हैं। वो डिडक्शंस क्या है, चैप्टर 6 ए एक हैगा है इनकम टैक्स में, जो हम नॉर्मली बातचीत में समझ भी आता है। जैसे एलआईसी की पेमेंट है, एनएससी की पेमेंट है, पीएफ की पेमेंट है, ये हमें डिडक्शन मिल जाती है। जहाँ डोनेशन दे दी आपने किसी ट्रस्ट को, तो वो डोने खर्चे मिल जाते हैं। इस तरह की है, जब मेडिक्लेम आपने ले लिया तो ये डिडक्शंस मिल जाती हैं। तो क्या हुआ, पहला हमने ग्रॉस इनकम निकाली, उसमें से खर्चे अलाउ कर दिए, नेट निकाल के नेट इनकम हेडवाइज निकाली, उन सब का टोटल करने पे ग्रॉस टोटल इनकम बनी। उसमें से ये डिडक्शन करते हैं तो नेट टैक्सेबल इनकम बन जाती है। ये ब्रॉडर हुआ टैक्सेबल इनकम का। हमने दो चीज शुरू में पढ़ी, शुरू करी थी, जब शुरू करा हमने डिस्कशन तो दो पार्ट देखे थे, इनकम एंड टैक्स। अभी तक हमने बात करी इनकम की। अब इनकम की बात यहाँ तक हो गई, इनकम हमारी बन गई। अब बात आती है टैक्स कैसे देना है, कितना टैक्स देना है, कब देना है, कौन से रेट पे देना है, और उसको रिटर्न में कैसे दिखाना है। अब आगे चलेंगे, इस बात को समझेंगे आगे की बात। टैक्स और इनकम के क्या है, दो तरह के टैक्स इनकम के रेट हैं। एक है नॉर्मल रेट, एक है नॉर्मल तरह से टैक्स लगता है, एक स्पेशल रेट लगता है। ये एक्ट में दो तरह के रेट है, स्पेशल रेट और इनकम टैक्स का नॉर्मल रेट। जब आप रिटर्न फॉर्म देखेंगे तो उसमें वो पूछता है कि आपकी रिटर्न में इनकम जो है स्पेशल रेट की है या जनरल रेट की है, तो आपने उसी तरह टिक करना है और वहीं उसको फिल करना है। नॉर्मल रेट में जैसे
स्टैंडर्ड है, फॉर्म का रेट गए 30% का रेट होता है, कंपनी के डिफरेंट रेट हैं, फॉरेन कंपनी का डिफरेंट रेट है। जैसे हमने अभी पढ़ा था, हमारी कैटेगरी है पर्सन्स की, उन पर्सन्स की कैटेगरी के हिसाब से रेट ऑफ टैक्स भी है। तो ये आपको समझना है कि रेट ऑफ टैक्स भी उस हिसाब से है, कौन से पर्सन की रिटर्न बन रही है ये हमें ध्यान रखना है, फिर उसी हिसाब से उसका रेट ऑफ टैक्स लगाना है। जैसे अब इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल के भी टैक्स रेट है। इसके भी 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई है इंडिविजुअल के रेट की। वो इंडिविजुअल जो 60 साल से कम है उसका रेट ऑफ टैक्स अलग है। जो 60 से 80 साल के है उसका टैक्स रेट में थोड़ा रिलीफ है। जो 80 साल से ऊपर है उसमें फर्दर रिलीफ है टैक्स रेट। स्लैब रेट जो है, मिनिमम रेट टैक्स का उस पर नहीं लगता है। ये हमें समझना है, जब रिटर्न बना रहे हैं तो उसकी एज भी क्या है उसको भी समझना है। और इसमें भी क्या है, 2 तरह के रेट है। एक है ओल्ड रेट जो पुराने रेट चल रहे थे, एक है न्यू रिजीम रेट। न्यू रिजीम रेट भी दिए गए हैं जो रेट नॉर्मल रेट से आपके कम है। ये रेट अगर आपकी ऑप्शन पे है, आज इस साल जो रिटर्न आप फाइल करेंगे उसमें ये ऑप्शन है कि आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहें, मीन्स पुराने वाले रेटों में। नए रेट अपने आप आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, कोई फॉर्म नहीं भरना, ये ऑटोमेटिकल है। अगर आप में पुराने में जाना है तो आपको फॉर्म टिक करना है और फॉर्म भरना है। तो ये ध्यान आ गया। अब हम रेट जब देखेंगे, इंडिविजुअल का है अलग है, फर्म का अलग है, एचयूएफ का इंडिविजुअल वाला ही रेट है, कंपनी का अलग रेट है। और न्यू रेट में भी इंडिविजुअल के रेट के भी 2 तरह के रेट है, पुराने वाला और नए वाला। तो हमें अपनी देखना है कि हमें किस में फायदा है, हम वो बात करेंगे। फिर स्पेशल रेट के भी हैं, नॉर्मल रेट हो गया, एक स्पेशल रेट हो गया। ये स्पेशल रेट इनकम के हिसाब से, कौन सी इनकम है उसका कौन सा रेट है। इनकम कौन सी है, मीन्स किस तरह की इनकम है उसका उस हिसाब से रेट है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसमें 2 तरह के रेट है। ये सभी के लिए है, कोई भी पर्सन होगा, चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फॉर्म हो, जो भी कमा रही है, उनके सबके लिए रेट सेम है। लेकिन कैटेगरी इनकम बेस्ड है, पर्सन बेस्ड नहीं है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अलग रेट है, लॉन्ग टर्म रेट का ऐसे, ये स्पेशल रेट है जस्ट जानकारी के लिए आपकी। इसके अलावा हमारा है जो अ, हम टैक्स रेट देखा, उसके अलावा हमारे को लगता है एजुकेशन सेस सरचार्ज भी लगता है, 2 चीजें लगती हैं। तो टैक्स के अलावा हमें सरचार्ज भी लगता है, ये सरचार्ज के रेट है। सरचार्ज कैटेगरी क्या है, ये है आप जो एसएससी है, जो पर्सन है, उसकी इनकम का स्लैब क्या है, उसकी इनकम का कितना अमाउंट है, उसकी इनकम के हिसाब से सरचार्ज लगता है कैटेगरी वाइज। हायर द इनकम, हायर द सरचार्ज। ये ध्यान कैटेगरी वाइज है। ये इंडिविजुअल का है, न्यू रिजीम में, ओल्ड रिजीम में, ये दिखाया गया है। तो ये अभी हमने समझा टैक्स की बात। पहले बात करी थी हमने पर्सन की, फिर बात करी उस पर्सन की कौन सी इनकम, फिर उस इनकम को कैसे कंप्यूट करना है वो हमने समझ लिया। अब फिर समझा वो टैक्स कैसे निकालना है। अब ये समझ आ गया टैक्स कैसे निकालना है, रेट निकल गया, पर्सन वाइज, स्पेशल रेट, जनरल रेट, हमने टैक्स निकाल लिया। अब इस टैक्स को जमा कैसे कराना है। अब जमा भी तो कराना है टैक्स। जमा कैसे होगा टैक्स, टैक्स भी तो जमा कराना है, रिटर्न भरनी है तो टैक्स जमा होना है पूरे साल। जो टैक्स जमा होना है वो पूरे साल, जिस साल में प्रीवियस ईयर में ही, मीन्स फाइनेंशियल ईयर में ही आप एसएससी को टैक्स जमा कराना है। रिटर्न के टाइम से नहीं, पहले ही कराना है। अगर वो कैटेगरिया है, मीन्स 10,000 से उसको टैक्स पेबल ज्यादा है, तो उसको टैक्स एडवांस टैक्स जमा कराना होता है। एक एक्सेप्शन और है, जो ओल्ड एज है, मीन्स 60 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, और अगर इनकी बिजनेस इनकम नहीं है तो उनको एडवांस टैक्स नहीं कराना है। मीन्स 10,000 वालों को एडवांस टैक्स नहीं कराना, सीनियर सिटीजन को जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है उनको भी नहीं कराना है। और जिनको कराना है उतनों को कितना कराना है, उनको 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा कराने हैं। पहली इंस्टॉलमेंट जून की है, 15 जून तक कराना होता है, फिर 15 सितंबर तक, फिर 15 दिसंबर तक, और 15 मार्च तक। रेट ऑफ टैक्स भी उसका है 15%, 45%, 75%, 100%। ये एडिशनल है, मीन्स पहले 15 करा लिया तो 30 बाद में कराना है तो 45 हो जाएगा, 45 के बाद फिर 30 कराएगा तो 75 हो जाएगा, फिर 25% कराएगा तो 100 हो जाएगा। इस तरह ये एडवांस चेक जमा कराना है पूरे साल में उसको। मान लो पैसा पूरा नहीं जमा हो पाया, मान लीजिए किसी ने नहीं कराया, तो जो बाद में जमा कराएगा उसको हम एडवांस टैक्स नहीं कहेंगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहेंगे। मान लीजिए उसने पूरे साल जमा नहीं कराया, जो कराना था, जो एडिशनल कराना था, वो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाएगा।
तो मीन्स टैक्स दो तरह का हो गया। एक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हो गया, जब हम कमा रहे हैं साथ साथ टैक्स दिए जा रहे हैं। जो कमाने के मतलब रिटर्न के टाइम कराया, साल खत्म होने के बाद वो सेल्फ असेसमेंट हो गया। अब अगर मान लीजिए टैक्स जमा नहीं कराया, जैसे एडवांस टैक्स लेट जमा कराया, तो क्या होगा? और टैक्स जमा कराना था हमने। अब जिन्होंने नहीं कराया और कराया, सबको बराबर तो नहीं हो सकता, सरकार तो कुछ ना कुछ करेगी। तो लॉ में प्रोविजन करा गया कि जो टैक्स ठीक टाइम पे नहीं जमा कराएंगे उनको ब्याज देना पड़ेगा। वो ब्याज डिले के हिसाब से होगा, जितना डिले होगा ब्याज उसी हिसाब से लगेगा। उसको सेक्शन अलग अलग हैं। जो एडवांस चेक देना था, पूरे साल नहीं दिया आपने, उसका ब्याज 1% के हिसाब से 3-3 महीने का लगेगा, क्योंकि 3-3 महीने बाद जमा कराना था। जो साल के बाद जमा हुआ, 1% के हिसाब से जब जमा कराया तब लगेगा। और अगर रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं तो बिजनेस इनकम की बात करते हैं। जहाँ बिजनेस इनकम होता है तो वहाँ बैलेंस शीट भी चाहिए होती है, प्रॉफिट एंड लॉस भी चाहिए होता है। ये भी ध्यान रखना है हमने रिटर्न फाइल करते हुए। अब आते हैं रिटर्न की बात। अभी तक जो हमारा आज का टॉपिक था वो रिटर्न की बात थी। अभी तक हमने समझा सारा रिटर्न को बनाने से बेसिक चीजों के बारे में। क्योंकि रिटर्न बनाने से पहले ये चीजें पता होनी चाहिए कि एसएससी कौन है, असेसमेंट ईयर क्या है, हेड ऑफ इनकम क्या है, कौन से सोर्स हैं उसके इनकम के, उसको टैक्स को कंप्यूट कैसे करना है, इनकम को कंप्यूट कैसे करना है। ये सारी चीजें समझने के बाद अब रिटर्न की बात करते हैं, जो आज का टॉपिक है। अब रिटर्न ऑफ इनकम की बात करते हैं। जो हम रिटर्न भरते हैं ये सेल्फ असेसमेंट है। मींस अपना रिटर्न का हम खुद वैल्यू कर रहे हैं, हम खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये इनकम मेरी प्रॉपर कैलकुलेट होगी। मेरी इनकम प्रॉपर कैलकुलेट हो, इसको मींस मैं सेल्फ कर रहा हूँ, सरकार नहीं देख रही। ये मैं अपने आप फॉर्म भर रहा हूँ। जिसका भी फॉर्म भरा जा रहा है उसकी सेल्फ इनकम है, डिक्लेरेशन है कि मेरी इनकम ट्रू एंड करेक्ट है। आप देखेंगे उस फॉर्म के नीचे वेरिफिकेशन भी होती है कि ये मेरा जो डिक्लेरेशन है ठीक है, ट्रू एंड करेक्ट है, जो मेरी नॉलेज में है ये माना जाता है। मीन्स आपको बिल्कुल करेक्ट तरीके से रिटर्न फाइल करनी चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही असेसमेंट करनी चाहिए, फाइल करनी चाहिए। इसमें आप समझिए 2% या 3% से ज्यादा वेरिफिकेशन इनकम टैक्स रिटर्न की नहीं होती है। 91-98% रिटर्न जो आप फाइल करते हैं वो मान ली जाती हैं, अनलेस उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो। तो उस इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उसको अगर कोई पकड़ा जाता है तो अलग पेनल्टी और वो लगता है। तो इसलिए रिटर्न भरते हुए सेल्फ असेसमेंट ठीक से करें, ये मानना चाहिए। अब आता है किसको रिटर्न फाइल करनी। भाई हमने अभी समझा, सारे पर्सन है, उनकी इनकम है, इतना टैक्स है। अब रिटर्न सबको भरनी है क्या? जितने ही लोग हैं सभी को रिटर्न भरनी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी को रिटर्न नहीं भरनी। रिटर्न उनको भरनी है, जैसे फॉर्म्स है, कंपनी है, उनको सबको भरनी है। जो इंडिया में है, रेजिडेंट है, फॉर्म है, जो कंपनी है, तो उनको रिटर्न भरनी है। इंडिविजुअल जो काम है और एचयूएफ है, उसको रिटर्न तब फाइल करनी है जब उसकी इनकम बिलो द टैक्सेबल ना हो। में मिनिमम टैक्स स्लैब है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं उसको, उससे उसकी इनकम ज्यादा हो। मीन्स जो आज की डेट में 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो उसको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, लीगली रिक्वायर्ड। क्या ऐसा है कि लीगली रिक्वायर्ड है तो कोई करनी है जो अदरवाइज नहीं कर सकता? नहीं, आप कर सकते हैं। आपकी इनकम की रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं चाहे आपकी टैक्सेबल लिमिट से कम है रिटर्न। लेकिन क्या आप करनी चाहिए? कुछ एडवांटेज भी हैं करने के, हमें जो नहीं करते हम लोग। हम सोचते हैं रिटर्न ना फाइल करने में फायदा है, रिटर्न करने में भी फायदा है। जो रिटर्न नहीं करते उनको नुकसान भी होते हैं। जैसे आपने बाई चांस कोई लोन लेना है, हाउसिंग लोन लेना है, व्हीकल लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, तो बैंक वाला सबसे पहले आपसे फाइनेंसर पूछता है रिटर्न फाइल करते हैं आप क्या? तो रिटर्न फाइल करते होंगे तभी तो कागज देंगे। फिर कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जिस स्कीमों में लिखा जाता है कि आपका रिटर्न है कि नहीं, कितनी इनकम है, उस इनकम के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलते हैं एंड इंसेंटिव मिलते हैं। अगर आप वो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, रिटर्न फाइल की होगी तो इजी हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा। अब कई बार आपको कोई डिक्लेरेशन देनी है, अपने बच्चों के, पेरेंट्स ने बच्चों के स्कूल कॉलेज या कहीं कोर्ट में कुछ डिक्लेरेशन देनी है हमारी इनकम कितनी है। तो इनकम का अगर रिटर्न फाइल करते हो, वो सर्टिफिकेट जो फाइल की हुई है वो एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट माना जाता है।
वो आप वहां फाइल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो रिटर्न फाइल करते हैं वो तो करनी चाहिए, जिनकी इनकम ज्यादा है। जिनकी कम है वो भी कर सकते हैं, करनी चाहिए, उनको भी एक एडवांटेजेस हैं। ये एक अच्छा डॉक्यूमेंट है जिससे आप प्रूव कर सकते हैं, तो इससे रिटर्न भी फाइल करनी चाहिए। अगला आता है जी, रिटर्न फाइल कब करनी चाहिए। आप तो गए, एक फाइल करनी है, आप करोगे कब, डेट कब की है। तो वो जरूरी है, क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम, अगर जो लॉ में लिखा है डेट, उससे पहले हमें जरूर फाइल कर देनी चाहिए। इस फाइल करने का पीरियड जो है वो समझना है। तो जो असेसमेंट ईयर है, जैसे अभी अभी बात कर रहे थे, 24-25 असेसमेंट ईयर है हमारा, अभी जो रिटर्न जानी है। तो अभी जो रिटर्न 24-25 की जाएगी, एक डेट जुलाई की होती है, एक अक्टूबर की, एक नवंबर की। जो नॉर्मल वाले जुलाई का, जिनका ऑडिट होता है अक्टूबर है, जिनका स्पेशल ट्रांसफर प्राइसिंग वाली ट्रांजेक्शन होती है उनको नवंबर होता है। तो नॉर्मली हमारे लोगों के बीच में जिनका ऑडिट वॉडिट नहीं होता, तो जुलाई की रिटर्न है। अब हम अप्रैल हो गया, तो 2-3 महीने ही बचे हैं, तो हमें तैयारी करनी पड़ती है। ये तैयारी होनी चाहिए। अब आता है रिटर्न, पता लग गई किसने भरनी है, कहाँ भरनी है, कैसे भरनी, क्यों भरनी है। अब आ गया, बिना पैन के आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। इसलिए सबसे पहले है, जब भी आप रिटर्न भरनी है उसका पैन होना चाहिए, क्योंकि पैन के बिना ऑनलाइन रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। लेकिन लॉ में प्रोविजन है, आधार भी बेस हो सकता है, आधार बेस पे भी काम कर सकते हैं। तो पैन और आधार कुछ होना चाहिए, उसके बेस पे आपकी रिटर्न फाइल हो सकती है। हाँ, वो पैन जो है आपका रजिस्टर अगर है तो ऑन पोर्टल रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर वो रजिस्टर होगा तभी आपका रिटर्न फाइल हो पाएगी। पहले रजिस्टर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगी। तो मतलब पैन चाहिए, आधार चाहिए, उसको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, और फिर उसको लिंक भी करना है आधार के साथ। अगर पैन है तो उसको लिंक कर लें, नहीं तो वैलिड पैन नहीं रहता। अब आते हैं, पैन आ गया, रिटर्न इनकम पता लग गई, टैक्सेस जमा हो गए, कैलकुलेशन हो गई। करना क्या है रिटर्न में, रिटर्न फाइल करनी है ना। तो इन्फॉर्मेशन रिटर्न में कहाँ भरनी है। ये फॉर्म्स हैं, 7 तरह के फॉर्म्स हैं। हमने एसएससी देखे, एसएससी की लिस्ट देखी, उसकी इनकम देखी, तो उस कैटेगरी के हिसाब से वो फॉर्म चूज हो जाएगा कौन सा फॉर्म फाइल करना है। कंपनी के लिए अलग है, फॉर्म्स के लिए अलग है, और ट्रस्ट के फॉर्म के लिए अलग है। बाकी सबके लिए इनकम क्राइटेरिया और कौन सी इनकम है, कितनी इनकम है, उसके बेस पे फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा। ये आप पढ़ सकते हैं, ये पीपीटी में मिल जाएगा, आपको हम भेज देंगे। क्योंकि इसको समझ लेंगे तो आराम से रिटर्न फॉर्म भी कलेक्ट करना आवश्यक है। अब वो फॉर्म करेंगे क्या, इसको करेंगे कैसे, काम ये है। अब इसका सबसे पहले क्या है, डाउनलोड करना है हमें। ये डाउनलोड कहाँ से करना है, पोर्टल से। क्या क्या डाउनलोड करना पड़ेगा हमें रिटर्न फाइल करने के लिए। पहले तो रिटर्न फॉर्म का यूटिलिटी देखनी पड़ेगी। रिटर्न फॉर्म अगर ऑनलाइन करना है तो पहले हमें सबसे क्या है, यूटिलिटी चाहिए। मीन्स उसका फॉर्मेट जिसमें वो रिटर्न फाइल करनी है, वो चाहिए। फिर हमें 26 CS आता है, एक फॉर्म होता है। जब आप पैन रजिस्टर करा लेंगे तो उसको डाउनलोड करें। उसमें डिटेल होती है कि टीडीएस कितना है, टीसीएस कितना है, एडवांस टैक्स कितना दिया हुआ है, और उस एसएससी का अदर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हुई होती है, जो आपको रिटर्न बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा क्या है, टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन समरी है, टीआईएस के नाम से जाना जाता है, साइट से अवेलेबल है। आप अपने पोर्टल पे जाएंगे तो ये आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये पूरी इंफॉर्मेशन एसएससी की मिलती है, उसने पूरे साल में क्या ट्रांजेक्शन की है, पूरी उसकी समरी आती है, और डिटेल आ जाती है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में। ये 4 कागज आपको डाउनलोड करने चाहिए बिफोर प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट कागज हैं जो आपको करने हैं। यूटिलिटी तो चाहिए ये अपलोड करने के लिए, और बाकी इंफॉर्मेशन आपको कोरिलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई चीज मिस ना हो जाए, आपकी रिटर्न कंप्लीट बन जाए। अब आती है रिटर्न बनाने की बात, अब आती है फाइल कैसे करनी है। आप रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या करेंगे, आपको साइन करनी पड़ेगी है। हु इज टू साइन द रिटर्न, साइन करनी भी तो पड़ेगी, किसकी रिटर्न है, जिसकी रिटर्न है उसको साइन करना है। जैसे इंडिविजुअल है उसकी रिटर्न आप साइन करेगा, एचयूएफ है उसका कर्ता करेगा, कंपनी है उसका डायरेक्टर करेगा, फर्म है उसका पार्टनर करेगा। तो किसको साइन करनी है, वो जिसकी रिटर्न है उसको ही साइन करनी है, या उसका ऑथराइज जो है, जैसे कंपनी के केस में डायरेक्टर है, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है, वो साइन करेगा। अब साइन कैसे करेंगे, ऑनलाइन करना है तो ये भी समय आएगा, क्वेश्चन आता है, उसको रिटर्न को साइन कैसे करना है। साइन करने के कौन से तरीके हैं। जब रिटर्न अपलोड करते हैं तो 3 तरीके से होता है, 4 तरीके से, सॉरी। एक है डिजिटल सिग्नेचर,
आप डिजिटल सिग्नेचर किसी के बने हैं तो और वो उससे फाइल कर सकते हैं। कुछ रिटर्न है जिनके ऑडिट होते हैं, उनके डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है, उनके लिए मैंडेटरी है, बाकी आप लगा सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर भी। अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप क्या करें, जैसे आपका पैन आधार से लिंक है, जैसे ही आप अपलोड करेंगे रिटर्न, तो ओटीपी आएगा आपके फोन पे। उस ओटीपी के नंबर से आप वेरीफाई कर सकते हैं, रिटर्न साइन कर सकते हैं। तीसरा है आपका, अगर तो बैंकिंग के थ्रू भी, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप बैंक के थ्रू जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं। और फोर्थ है, अगर मान लीजिए आप कुछ भी नहीं कर पाए, डिजिटल भी नहीं है आपके पास, आधार भी लिंक नहीं हो पाया, ओटीपी भी नहीं आ रहा, नेट बैंकिंग भी नहीं आ रहा, तो फिर रिटर्न फाइल करेंगे, फॉर्म वी निकलेगा, उसको डाउनलोड करें, प्रिंट निकाल लें, उसको साइन करके आप उसको बाय पोस्ट भेज देंगे बेंगलोर ऑफिस में इनकम टैक्स के, और वो भी माना जाएगा साइन किया, और आप भेज दीजिए। उसका समय है 30 दिन में भेजना है, वो ध्यान रखना है कि समय पे चला जाए और वहां पहुंच जाए। अब फिर क्वेश्चन आता है, फाइल कहाँ करनी है रिटर्न। अब हमने समझे, पहले तो बना ली, अब फाइल भी तो करनी है। फाइल कहाँ करेंगे? फाइल करनी है इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके, पोर्टल पे अपलोड करनी है, ये रिटर्न बननी है। यूटिलिटी से आपने बनाई, कंप्लीट बनाई, वेरीफाई की, और इसको अपलोड कर देना है उसके ऊपर, पोर्टल के ऊपर। अगर आप डिले करेंगे तो फाइल डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी हो सकता है। अगर टाइम पे नहीं फाइल करेंगे तो उसके लिए आपको फीस लग सकती है, डिले की इंटरेस्ट लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, रिटर्न फाइल करते हैं किसने साइन करने हैं, कैसे साइन करने हैं, कैसे करने हैं, ये यह भी ध्यान रखना है। अब आता है नई बात, टाइप ऑफ रिटर्न कौन सी है। अब 4 तरह की रिटर्न हम अभी डिस्कस करेंगे, टाइप कौन सी टाइप की है। जो वॉलंटरी रिटर्न फाइल करते हैं वो किस तरह की है। आप जब रिटर्न फाइल करते हैं ड्यू डेट के, जो समय निर्धारित किया गया है एक्ट के हिसाब से, अगर आप उस टाइम पे फाइल कर देते हैं तो ये ओरिजिनल रिटर्न कहलाती है। मान लीजिए आपकी कोई रिटर्न भरते हुए कोई गलती हो गई, या आपसे कुछ छूट गया, तो आपका पास समय है, एक्ट के हिसाब से समय दिया गया है, उस रिटर्न को आप रिवाइज कर सकते हैं। जो ओरिजिनल करी थी आप उसको रिवाइज कर लीजिए, अपनी गलती को ठीक कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है, मान लीजिए लेट हो गई, तो लेट को भी क्या करें, लेट फाइल कर सकते हैं। लेट फाइल कर सकते हैं, उसको बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। बिलेटेड रिटर्न मीन्स पहले ओरिजिनल हो गई, रिवाइज हो गई, जो टाइम पे नहीं हुई उसको बिलेटेड रिटर्न कहेंगे। और एक रिटर्न और आती है, आप समय ही निकल गया, समय पे कोई फाइल नहीं कर पाए, ओरिजिनल ना बिलेटेड रिटर्न, तो एक लॉ में 2 साल के लिए और प्रोविजन दिया गया है एक्ट के अंदर, जो आप रिटर्न बना सकते हैं, उसको हम अपडेटेड रिटर्न कहते हैं। अपडेटेड रिटर्न 2 साल तक फाइल हो सकती है। ये 2 साल की रिटर्न फाइल करने में एडिशनल टैक्स लगता है। टैक्स एडिशनल टैक्स देना है, पहले साल में आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना है, दूसरे साल में फाइल करते हैं एडिशनल 50% टैक्स देना है। तो अभी तक हमने ये जो समझा, आज का विषय जो था, मैंने उसको करने की कोशिश की है समझाने की, कि रिटर्न से रिलेटेड क्या क्या पहलू हो सकते हैं उसको समझा। सबसे पहले हमने समझा था एसएससी कौन है। समराइज कर रहा हूँ कि एसएससी कौन है। एसएससी कौन है? जिसने रिटर्न फाइल करनी है, जिसको टैक्स देना है। उसको हमने फिर समझा पर्सन कौन कौन से हैं। फिर हमने समझा था पर्सन की नंबर्स को देखा था। पर्सन में आया इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एओपी है, ये समझा। फिर हमने देखा था उसके इनकम कौन कौन सी हैं, इनकम के सोर्स क्या क्या हो सकती हैं। तो उसमें हमने समझा सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस एंड प्रॉफिट है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है। फिर हमने समझा था किस साल की इनकम है और किस साल में टैक्स करना है। उसके लिए हमने समझा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का कंसेप्ट को। फिर हमने एक कंसेप्ट समझा रेजिडेंशियल स्टेटस का। रेजिडेंशियल स्टेटस ने ही हमें डिसाइड करा, हमें गाइड किया, हमें बताया कि कौन सी इनकम टैक्स होनी है, और कौन से पर्सन की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होनी चाहिए। फिर हमने समझा उसको टैक्स कैसे कंप्यूट करना है, ग्रॉस इनकम क्या है, नेट इनकम क्या है, फिर ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, फिर हमने समझा टैक्सेबल इनकम क्या है। उसके बाद हमने समझा उसको टैक्स निकालना कैसे है। टैक्स निकालने के लिए जनरल रेट है, स्पेशल रेट है, पर्सन वाइज रेट है। फिर वो टैक्स जमा कैसे होना है, एडवांस टैक्स होना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स होना है,
फिर वो रिटर्न कैसे फाइल होनी है, और रिटर्न फाइल करते हुए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमें डाउनलोड करने हैं, और उसको क्रॉस वेरीफाई करना है। और फिर हमने समझा रिटर्न फाइल करने के लिए साइन कैसे करनी है, अपलोड कैसे करनी है, और कितनी तरह की रिटर्न है। ये जो था मैंने समराइज किया आज आपको, अपने जितना मुझे लगा आपके लिए बेसिक चीज जानने के लिए जरूरत है उतना किया। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की, और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो बताएंगे, नहीं तो हम इसको आज इतना समझेंगे। कोई क्वेश्चन आप अभी भी पूछ सकते हैं, बाद में भी मेरे को फोन करके बात कर सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूंगा मैडम के थ्रू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े पेशेंटली मेरे को सुना, मेरी बात समझने की कोशिश की होगी। मैंने अपना पूरा प्रयास किया आपको बेसिक चीज बताने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय अरोड़ा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ सर, गुड इवनिंग जी। सर मेरा छोटा सा प्रश्न है कि जैसे मान लीजिएगा बैंक का इंटरेस्ट है या जो इनकम में आ रहा है या सैलरी है, उसमें जो टीडीएस हम कह रहे हैं उसको, तो टीडीएस जब आता है तो वो जैसे आपने कहा है कि एडवांस टैक्स हमें 15, उसके बाद अगले 3 महीने के अंदर 30, उसके अगले 3 महीने में 25% ऐसे करके आना है। तो जो हमारा टीडीएस हो रहा है, तो उस 15% में उसको मान के चलें कि वो 15% में जैसे मान लीजिएगा 50,000 के हम मान के चल रहे हैं कि हमारी टैक्सेबल मतलब हमारा टैक्स मान लीजिएगा 50,000 बन रहा है साल का। और बीच बीच में हमारा टीडीएस है, चाहे वो बैंक का इंटरेस्ट है के ऊपर है या सैलरी पे है, तो क्या वो जो 15% हमको उसको जमा कराना है बीच बीच में, तो वो भी उसके अंदर हम इंक्लूड करके चले, माने कि उसको इंक्लूड कर लें? ऐसा मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपका 100 रुपये टैक्स बन रहा है और आपका जी 50 रुपये टीडीएस कटा हुआ है, जी। कट जाएगा या कटा है। हाँ, एस्टिमेट करते हैं ना इनकम, जब एडवांस टैक्स जमा कराते हैं तो पूरे साल का एस्टिमेट करना पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो पता नहीं होती हमें। तो एस्टिमेट करते हुए एस्टिमेट टैक्स का भी करेंगे, उसको टीडीएस कम कर लेंगे, जो नेट बचेगा उसका ये 15%, 45%, 75 और 100% कराना है, टैक्स टीडीएस और टीसीएस काट के। ठीक ठीक है सर। ठीक है। ठीक, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है किसी का? Yes, Priti, you wanted to ask something? Please unmute yourself. एक क्वेश्चन आया हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिलेटेड रिटर्न एंड अपडेटेड रिटर्न? इसके समझ लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे हमने अभी रिटर्न फाइल करनी है 24-25 की, इसकी ड्यू डेट हमने समझी थी 1 जुलाई है। मान लीजिए जुलाई में हम नहीं कर पाए, जुलाई से लेके दिसंबर तक अगर हम ये रिटर्न फाइल करते हैं तो ये बिलेटेड रिटर्न है। जुलाई के बाद ये डेड हो गया, इसके बाद आप रिटर्न कोई फाइल नहीं कर सकते, एक्ट नॉट परमिटेड। आप जुलाई 1 जनवरी दिसंबर के बाद 24 के बाद जो रिटर्न फाइल करेंगे अगले 2 साल तक, वो अपडेटेड रिटर्न के शेप में फाइल कर सकते हैं, और किसी तरीके से नहीं। और किसी का क्वेश्चन हो? चैट बॉक्स में मुझे एक ही मिला। Yes, Priti, अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो क्वेश्चन, आपका क्या है? यस सर। जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सॉरी। गुड मॉर्निंग। थोड़ा तेज बोल लेंगे, आवाज आ जाए हमको, हमारे तक। यस सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब मतलब क्लास चलती है ना, बीच में नहीं पूछ सकते हैं क्या क्वेश्चन सर? सॉरी। प्रीति, आप सर अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। ये आप प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। बस मैम यही क्वेश्चन था। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन टू द रिसोर्स ये पर्सन। क्वेश्चन नहीं। आप, हाँ, दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क टू अभिषेक सर। बलदेव जी, अब मेरे को भी एक सवाल पूछने का मन कर रहा है। हाँ, आप पूछिए ना, आप जरूर पूछिए, मुझे जरूर। ये बताइए कि एडवांस टैक्स का मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस? जब मैं असेसमेंट ईयर में आके अपने फाइनेंशियल ईयर से असेसमेंट ईयर में इनकम असेस कर रही हूँ, और फिर मेरी इनकम होती है, मैं टैक्स पे करती हूँ। ठीक है। एडवांस टैक्स का क्या पर्पस है? क्या पर्पस सर्व करता है एडवांस टैक्स? एडवांस चेक क्यों कहते हैं और इसका पर्पस और इंटेंट क्या है, वो मैं थोड़ा सा कोशिश हाँ, करता हूँ, वही जो वही इंटेंट क्या मेरी है? समझ है। हाँ, हमारे यहाँ सिंपल सा है, दो चीजें आती हैं कि आपको टैक्स का बर्डन एक बार में ना पड़े, धीरे धीरे जब जब टैक्स आप कमा रहे हैं साथ साथ पेमेंट करते जाएं। अर्न एंड व्हेन यू अर्न यू पे द टैक्स।
एक बर्डन कम हो। दूसरा, सरकार को भी टाइमली टैक्स चाहिए, आपको पूरे साल में पैसा मिलता जाए। मीन्स आपकी इनकम तो डिटरमिन होगी पूरे साल के बाद। मीन्स जैसे हमने एग्जांपल लिया फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, हम्म। अब 23-24 के बाद ही तो पता लगेगी पूरी इनकम क्या है, तभी तो टैक्स समझ आएगा। वही अब वही। एस्टिमेट इनकम पे जो टैक्स आप दे रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर, इसीलिए उसका नाम एडवांस माना गया, क्योंकि वो एक्चुअल तो डिटरमिन हुआ ही नहीं, हाँ जी, इसीलिए वही। उसको एडवांस टैक्स माना गया। और सरकार को एडवांस चाहिए क्योंकि उसको रन करना है, टाइमली पैसा मिल जाए एडवांस में, ये चाहते हैं। उसका हम्म दूसरा, टीडीएस उससे भी बड़ा काम है। जैसे ही आपने कोई इनकम करी, सरकार उसी टाइम ही काट के लेगी। हम्म। और एडवांस टैक्स से भी फाल्ट, मतलब और एडवांस है। हाँ। टीडीएस इज मोर देन एडवांस। यस यस। एज यू अर्न दे कलेक्ट द मनी आपसे। हम्म। ये जो मेरे को समझ आता है कंसेप्ट, वो ये है। अ, तो बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा मकसद सरकार के घर में टैक्स जल्दी पहुंचाना है, बिल्कुल प्राइमरी। बिल्कुल, सरकार को सरकार चलानी है, उसको पैसा वो चाहिए, भी चलानी है, इसलिए वो वो तो जल्दी इकट्ठा कर लेती है वो आपके। तो जो भी है, पर सरकार हाँ को जल्दी टैक्स देना ही उसका मकसद है। असेसी का कोई उसमें वो नहीं है, मतलब असेसमेंट ईयर से पहले ले लेना पैसा एक किस्म विद से। इन, हाँ विद इन ईयर जब कमा रहे हैं आप, साथ साथ हाँ ही टैक्स लेते जा रहे हैं आपसे वो। हाँ, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई और क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन? I think there is no questions, so we can proceed further. So thank you, sir, for taking this class in a very concise and very productive manner. और मैं अपने कॉलेज के दिन सारे याद कर पा रहा था, अपने लॉ के फाइनल ईयर के, जब हमें इनकम टैक्स पढ़ाया जा रहा था। सो मेरा पूरा रिवाइज हो गया, मैंने दोबारा कहीं पढ़ा नहीं जल्दी इसको। सो थैंक यू सर, मैंने एंड कोशिश नाउ की, आई थिंक आप सबका रिवीजन हो गया होगा, मेरा भी रिवीजन हो गया साथ। क्योंकि बेसिक चीज कम पढ़ते हैं हम लोग। हम लोग हाँ लिटिगेशन में है तो बड़ी चीज पढ़ते हैं। आज मैडम यस ने सर, यस मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है बेसिक चीज दोबारा पढ़ने के लिए। मैंने दोबारा कोशिश की अपनी बात समझाने की, जो मुझे समझ आता है इतना मैंने कोशिश की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंटली सुना और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और मैं फिर प्रयास करूंगा, कभी फिर मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर आपके साथ अपनी बात कह पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए जितने पार्टिसिपेंट हैं, ताकि हम रिकॉर्ड के लिए एक फोटो ले सके साथ। So thank you. Now I'd like to invite our president for presidential remarks to this meeting, who's Supreme Court lawyer by profession and former member of National Commission. Over to you, ma'am. So thank you Abhishek and thank you Baldev ji, it was a wonderful session। और मुझे तो उससे ज्यादा आपकी ह्यूमिलिटी पे लग रहा था कि आपने इतनी बार थैंक्स किया। मतलब हम इतने अदना से, छोटे से, और एक बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन और सारे नॉन प्रोफेशनल्स, आप इतने बड़े बड़े लोगों को ट्रेनिंग देते रहते हैं। दैट इज योर लाइक यूएसपी। सो आई एम फीलिंग सो ग्लैड दैट आर सच a small organization is being benefited by such a senior and such a competent person। और आप उसको इतनी ह्यूमिलिटी से ले रहे थे, वो मेरे लिए तो एक जीवन का अनुभव है। मतलब फॉर मी इट्स अ लाइफ लेसन। एंड आई वुड लाइक ईच वन ऑफ यू हु आर देयर, आज आप क्लास में प्रेजेंट है, कि आप सीखिए ह्यूमिलिटी का मतलब होता है कैसे आदमी, कैसे इंसान, मतलब अपने बिल्कुल उसको अपने पोजीशन का कोई घमंड नहीं है, उसको अपनी कोई शिक्षा का कोई घमंड नहीं, मतलब उसका कोई गरूर नहीं है। वो सब चीजों को छोड़ के बहुत बहुत प्यार से और बहुत छोटे स्तर पर आकर अपनी बात रखता है। तो मैं तो आपको अपनी भाषा में कहूँ तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। नहीं नहीं, मेरे को तो छूटने हम वाला भी मैं नहीं हूँ। और मैं एक हम और बात कह दूं, जी एक और बात कहना चाह रहा हूँ, ऐसा जी कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कोई छोटी और बड़ी नहीं होती, जी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। और आप जो लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एफर्ट चाहिए, कोई डाउट नहीं है। और हम किसी काम आ सके, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि उनको, हमें लगता है हमारा प्यार उनके साथ ज्यादा बटता है, और हमें एक दूसरे के लिए ज्यादा जरूरत है। तो मैं जी हमेशा कोशिश करता हूँ, छोटा बड़ा कोई नहीं है, जिसकी जरूरत है। हमको भी किसी ने ऐसे ही पढ़ाया था, हम आज कहीं पहुंचे हैं, तो हमें भी किसी ने सपोर्ट किया, हम यहाँ आए हैं। तो हम जी चाहेंगे ये सारे बच्चे हमारे साथ रहे, और बिल्कुल, हम कल इनको देखें हमारे से भी ऊपर आके बड़े बैठे, और मुझे अच्छा लगेगा। वेरी नाइस। तो हमारा तो आम भाषा में कहें तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं है।
नहीं, मैं छूटने वाला भी नहीं हूँ कभी। नॉट ओनली कि हम आपको हम बीच बीच में आपको दिक्कत देते रहेंगे कि आप, हमारी दिक्कत नहीं है, हमारा सौभाग्य है। और आपने जैसे कहा कि आपको भी अच्छा लगता है, तो हम ऐसा अवसर टटोलेंगे कि आपसे फिर से हम बातचीत कर पाए। और आज की हमारी क्लास में जो हमारा पार्टिसिपेशन था, मतलब 50 के आसपास लोगों ने उसको सुना और पूरे धैर्य से सुना। और क्लास में इफेक्टिवनेस तो मैं कहने की बात है कि आपने फिर कंक्लूड भी कर दिया क्लास को, कि जो सब कुछ इम्पोर्टेंट था फिर आपने कंक्लूजन में कह दिया। और अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हम बच्चे कह देते हैं उनको, उनके लिए सिर्फ अगेन यही बात कि कल हमारी आखिरी क्लास है अकाउंट्स की। जो 1 महीने की हमारा ट्रेनिंग था, कल हमारी आखिरी क्लास है। आज की क्लास को भी जैसे रिकॉर्ड किया गया है, यूट्यूब पे डाला गया है। सक्षम रोजगार सोसाइटी यूट्यूब चैनल है। आप आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, पर जैसे सर ने पूरा प्रेजेंटेशन के साथ, पीपीटी के साथ एक्सप्लेन किया, बोला भी और आपको दिख भी रहा था, तो आप फिर से जाइए और अपने यूट्यूब चैनल पे जो हमारे जब ये अपलोड होगी वीडियो, तो इस वीडियो को फिर से ध्यान से देखिए, कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़िए, क्योंकि ये सिर्फ अकाउंटेंट के लिए इंपॉर्टेंट थी ऐसा नहीं, आप सबके जीवन में काम आने वाली बातें हैं। जब आपका टीडीएस कटता है तो हमने वो क्लास ली, इनकम टैक्स, आपको रिटर्न क्या फाइल करनी है, किसने पे आपको रिटर्न लाजमी फाइल करनी है, तो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से क्लास को सुनिए, कॉपी पेंसिल पकड़ के इंपॉर्टेंट चीजों को लिख लीजिए। कुछ भी प्रकार का आपका सवाल होगा, जैसे सर ने क्लास में बोला ही है कि वो उन सभी सवालों का जवाब देंगे। आप अगर वो हमारा जो ग्रुप बना है सक्षम रोजगार सोसाइटी का अकाउंट्स ट्रेनिंग का, उस पर आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। सक्षम रोजगार सोसाइटी @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। और फिर और अब आखिरी बात कि कल की हमारी आखिरी क्लास है। हम चाहते हैं कि आज भी हमारा पार्टिसिपेशन वॉज वेरी गुड। लगभग 50, मतलब 47-48 तक मैं देख रही थी कि हमारा पार्टिसिपेंट्स गए थे। कल हमारी आखिरी क्लास है, पर हम आखिरी क्लास बोलेंगे नहीं उसको, उसका नाम है कंक्लूडिंग क्लास और द वे फॉरवर्ड। क्योंकि आज की जो हमारी ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग को हम चाहते हैं कि वो नौकरी में तब्दील हो, वो अलग इंटर्नशिप में तब्दील हो, वो आप लोग इस ट्रेनिंग के आधार पर पैसा कमाने लायक बने। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी चीज को इसी से आंका जाता है कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। हम सब चाहते हैं कि हमारी सभी की जो नॉलेज है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारी जानकारी है, वो इस लायक हो, उसकी इतनी क्षमता हो कि उसको हमें इकोनॉमिक वैल्यू, उसका हमें पैसा अर्जित हम कर पाए। तो हमारी ये लगातार प्रयास जारी रहेगा। कल हमारी क्लास कंक्लूडिंग क्लास है, द वे फॉरवर्ड है। आगे हम सिर्फ क्लास में अपनी बातचीत, और मैं चाहती हूँ कि सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने क्लास अटेंड करी है, वो कृपया करके तैयारी रखें। सभी को 2-2 मिनट बोलने का मौका दिया जाएगा। तो आपसे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिस इज द मदर ऑफ रिटेंशन। अचानक आके आप बोल नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं बोल पाता। अगर मैं भी, सर ने भी अगर इतनी बड़ी क्लास ली, जिनका कि मतलब जितनी उम्र है उतना अनुभव होगा ट्रेनिंग्स लेने का, पर उन्होंने भी इस क्लास को तैयार करने के लिए 2-2.5 घंटे स्पेंड किए होंगे। इट इज अ फैक्ट। तो अगर आपको 2 मिनट बोलना है, तो आपको 10-15 मिनट सोच के लिखो अपने कंटेंट की आपको सक्षम रोजगार सोसाइटी की ये अकाउंट्स ट्रेनिंग का जो क्लास थी वो कैसी लगी, और इसके आपको क्या फायदे लगे, और किस तरह से आगे आप सक्षम रोजगार सोसाइटी की ये जो स्किल का है, मतलब जो आपको साक्षरता नहीं है, मतलब एजुकेशन नहीं है मकसद, जो आपको हम स्किल देते हैं, मतलब आपको वो ताकत देते हैं जिससे आप पैसा कमा सको। तो वो क्लास आपका, आप अपने अनुभव शेयर करेंगे कि आपको कैसा लगा, और इस क्लासेस में किसी तरह की आप और इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि और बेहतर हम क्लास को कैसे बना सकें, और सक्षम रोजगार सोसाइटी के कार्यक्रमों के साथ आप कैसे जुड़े रहना चाहोगे, नौकरी के माध्यम से या इंटर्नशिप के माध्यम से, वो सभी मैं चाहूंगी कि आप बच्चे तैयारी करके रखें, लिख के रखें, और 1-1, 2-2 मिनट सबको कल क्लास में बोलना है। और फिर फाइनली कल जो हमारी ये फाइनल क्लास है, कंक्लूडिंग क्लास है, वो सीए विनोद कालरा लेंगे। और आपसे फिर यही रिक्वेस्ट कि हमारा जो ये क्लास का लिंक होता है, वो अपने सर्कल में जो लोग नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जो हुनर, स्किल मतलब हुनर सीखना चाहते हैं, जो अपने हुनर के दम पर पैसा कमाने की बात सोचते हैं, उन सबके साथ इसको शेयर करें। और आप हमारा जो YouTube चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। और बलदेव राज जी ने इतने अच्छे तरीके से हमें समझाया, और हम वही कह रहे हैं कि फिर से जब हम आपको परेशान करेंगे और आपके साथ इसी तरह रात के 10-10:15 बजे और फ्राइडे नाइट, वीकेंड नाइट को हम ऐसे ज्ञान की, शिक्षा की,
नॉलेज की। और आई थिंक वी मस्ट थैंक गॉड फॉर दैट कि हम इस समय पर बैठे हुए इस तरह की पॉजिटिव एनर्जीज के साथ बातचीत कर रहे हैं और सबके बीच में हम ज्ञान बांट रहे हैं। और ज्ञान बांटने का सबसे जो मूल मंत्र ये होता है कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। तो हम सब अपने मकसद, जीवन का मकसद यही रखें कि हमने शिक्षा को, ज्ञान को बांटना है, सबके बीच बांटना है। थैंक यू वेरी मच। यस, ओवर टू यू अभिषेक। Thank you, ma'am, for your valuable insight. Now I'd like to invite Radha Arya for vote of thanks. Over to you, Radha. Hello, good evening everyone, and my dear friends. I'm Radha Arya on behalf of Saksham Rozgar Society. Take the privilege of extending a vote of thanks. To begin with, I would like to express my gratitude to our office secretary, and engaging the students and providing them with valuable tips for introduction of income tax return. A special thanks a special thanks goes out to all of you, my dear friends and my dear students, for actively participating in the class. I hope to see each of you in every class with the same enthusiasm. Last but not least, I would like to acknowledge the President of Saksham Rozgar Society, Jyotika Kalra ma'am, who despite her busy schedule consistently attend the class and is unwavering in her determination to enhance its quality. Wishing you all of good night and thank you. Over to you, Abhishek. So thank you for taking this session. You can leave now. Before leaving, drop your attendance in the chat box. So thank you and good night, all of you. And thank you, sir, for taking this wonderful class.